नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 6वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित पाठ 1 वह चिड़िया जो। यह एक कविता है और इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। आइए पहले एक निगाह डालते हैं कविता पर। कविता का वाचन करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कविता के वाचन के बाद अब देखते हैं कविता में किन बातों को समाहित किया गया है। प्रस्तुत है कविता सार। कवि ने इस कविता में नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया के मन की भावनाओं को व्यक्त किया है। वह चोंच मारकर दूध से भरे अनाज के दाने बड़े प्यार से खाती है। वह जंगल में रसीले गीत गाती है। उसे वन बाबा से बहुत प्यार है। वह नदी के जल की एक बूंद भी नदी की अनुमति से ही ग्रहण करना चाहती है, क्योंकि वह नदी से बहुत प्रेम करती है। कवि ने चिड़िया को संतोषी, मुँह बोली और गर्बीली नाम भी दिया है। आप कविता में भी देख सकते हैं, संतोषी चिड़िया वहाँ आया है जहाँ उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह दूध भरे जुंडी के दाने खाकर संतुष्ट रहती है। मुँह बोली चिड़िया वहाँ आया है जहाँ उसे विजन से बहुत प्यार है। वह जंगल में रसीले गीत गाती है और जंगल से उसे प्रेम है और जंगल के लिए वह प्यारी चिड़िया है। गर्बीली चिड़िया वहाँ आया है जहाँ चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। वह नदी से जल ग्रहण करती है तो नदी की अनुमति या नदी से पूछकर ही ग्रहण करती है, इसीलिए यहाँ उसके लिए गर्बीली शब्द आया है। तो हम देख सकते हैं कि चिड़िया के लिए संतोषी, मुँह बोली और गर्बीली ये 3 विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। जब हम इनके भावार्थ को जानेंगे तब ये विशेषण और अधिक अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाएंगे। देखते हैं भावार्थ। कविता का पहला पद है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। प्रसंग। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 की कविता वह चिड़िया जो से ली गई हैं। इसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल हैं। कविता में सभी पंक्तियों का प्रसंग ऐसे ही रहेगा। अब इन पंक्तियों में जो बात कही गई है उस पर नज़र डालते हैं। इसमें कवि ने यह वर्णन किया है कि चिड़िया को केवल अनाज के दाने खाने से ही संतोष प्राप्त होता है और यही उसका प्रिय भोजन है। अब देखते हैं इन पंक्तियों की व्याख्या। कवि कहते हैं कि चिड़िया को जुंडी अर्थात गेहूं, जौ और बाजरे की रसीली बालियां खाने में बहुत आनंद प्राप्त होता है।
वह उन्हें रुचि के साथ बड़े प्रेम से रस ले लेकर खाती है। नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया व अनाज के दाने खाकर संतोष प्राप्त करने वाली चिड़िया का कहना है कि उसे अपने भोजन में अनाज के दाने बहुत प्रिय लगते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर, ये वो चिड़िया है जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, दूध से भरे हुए जुंडी के दाने। इसका मतलब ये हुआ कि गेहूं, जौ, बाजरे की बालियों के दाने कच्चे हैं और जब पक्षी उनमें, चिड़िया उनमें चोंच मारती है तो उनसे दूध जैसा रस निकलता है। तो वो दाने दूध से भरे हुए होते हैं क्योंकि वो दाने कच्चे हैं। और चिड़िया ऐसे दानों को रुचि से, बड़े प्रेम से रस लेकर खाती है, रस से खा लेती है। रुचि से खाती है क्योंकि ऐसे दाने खाना उसे पसंद है। रस ले लेकर खाती है, बड़े मज़े ले लेकर खाती है। और वह चिड़िया जो छोटी है वह दाने खा के संतुष्ट हो जाती है, उसका पेट भर जाता है, उसे किसी और चीज़ की फिर लालसा नहीं रहती है। तो वह छोटी चिड़िया संतोषी है, संतुष्ट है, वो नीले पंखों वाली है और इस प्रकार उसे अन्न से बहुत प्यार है। वह छोटी है, अन्न खाकर संतुष्ट होने वाली चिड़िया है, नीले पंखों वाली है और अन्न से बहुत प्रेम करती है। अब इन पंक्तियों में जो विशेष बात है उस पर नज़र डालेंगे। कविता की भाषा सरल, सहज व बोधगम्य है। बोधगम्य का तात्पर्य है आसानी से समझ में आने वाली। एक प्रकार से कह सकते हैं कि पूरी कविता ही सरल है, सहज है व बोधगम्य है। एक और विशेष बात इसमें शामिल की जा सकती है, चिड़िया के संतोषी स्वभाव व उसके अनाज के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। चिड़िया का स्वभाव कैसा है? संतोषी है और अनाज के प्रति उसका प्रेम व्यक्त हुआ है। तो ये था कविता का भावार्थ। अब इन पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। चिड़िया किस प्रकार के दानों को कैसे खाती है? यहाँ पर पूछा गया है कि चिड़िया किस प्रकार के दाने खाती है और उन्हें कैसे खाती है। तो ये बात पंक्तियाँ पढ़कर पता चल गई हैं कि चिड़िया दूध भरे अधपके गेहूं, जौ और बाजरे की बालियों के दाने खाती है और कैसे खाती है? बड़े ही स्वाद ले लेके, बड़े ही मज़े ले लेकर खाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। दूध भरे अधपके या कच्चे दाने कैसे खाती है? बड़े मज़े ले लेकर खाती है। फिर एक प्रश्न है, चिड़िया का स्वभाव कैसा है? अब इस पंक्ति में या इन पंक्तियों में चिड़िया का स्वभाव संतुष्ट है, संतोषी चिड़िया है वो। तो देखते हैं कैसे उत्तर को हम लिखेंगे। चिड़िया संतोषी स्वभाव की है, वह जुंडी के कच्चे दूध भरे दाने खाने से ही संतुष्ट हो जाती है। उसे जुंडी के अलावा या जुंडी के दानों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यह उसके स्वभाव की विशेषता है। तो चिड़िया का स्वभाव कैसा है? वह कच्चे दाने खाकर संतुष्ट होने वाली चिड़िया है। अब अगला प्रश्न है, चिड़िया को कवि ने संतोषी क्यों कहा है? आखिर कवि ने चिड़िया को संतोषी क्यों कहा है? तो इसके लिए आपको इस उत्तर में उसका कारण लिख देना है कि वह चिड़िया संतुष्ट क्यों रहती है। देखते हैं उत्तर। कवि ने चिड़िया को संतोषी इसलिए कहा है क्योंकि उसे केवल अन्न के दाने खाने से ही संतोष प्राप्त हो जाता है और
वह किसी दूसरी चीज़ की कामना, इच्छा या लालसा नहीं करती है। चिड़िया अन्न के दाने खाकर संतुष्ट हो जाती है, उसका पेट भर जाता है, उसका मन तृप्त हो जाता है। अब उसे और ज़्यादा की लालसा नहीं है, या वह और ज़्यादा की लालच नहीं करती है कि और खाने मिल जाए या कुछ और खाने मिल जाए। वह अन्न के कच्चे दाने, दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है और संतुष्ट हो जाती है। इसीलिए कवि ने उसे संतोषी कहा है। अब अगला पद है कविता का। इस पद में भी चिड़िया की एक विशेषता निकल के सामने आई है। देखते हैं अगली पंक्तियां। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। पहली पंक्ति में उसे अन्न से प्यार था और वह संतुष्ट थी। इस पंक्ति में ध्यान दीजिए, इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए कि उसे विजन से बहुत प्यार है और वह कैसी है, मुँह बोली चिड़िया है। आइए जानते हैं इन पंक्तियों के बारे में। प्रसंग उसी तरीके से होगा जैसे पहली पंक्तियों का था। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 की कविता वह चिड़िया जो से ली गई हैं। इसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल हैं। अब इन पंक्तियों में देखिए कवि क्या बताना चाहते हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने चिड़िया के मधुर गान व जंगल के प्रति उसके प्रेम को व्यक्त किया है। चिड़िया के मधुर गान या चिड़िया के मीठे स्वर और वन या जंगल के प्रति उसके प्यार को व्यक्त किया है। देखते हैं व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चिड़िया अपने मधुर कंठ, कंठ का तात्पर्य गला या स्वर, अपने मधुर कंठ से बूढ़े जंगल वन बाबा के लिए रसीले गीत गाती है। वह छोटी प्यारी व नीले पंखों वाली चिड़िया जंगल से बहुत प्रेम करती है। पंक्तियों को देखेंगे। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, ऐसी चिड़िया जो कंठ खोलकर, अपने गले को खोलकर ऊंचे स्वर में, आवाज को खोलकर ऊंचे स्वर में बूढ़े वन बाबा की खातिर, बूढ़े पुराने घने वन बाबा, जंगल रूपी बाबा, तो पुराने घने जंगल की खातिर वह रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेल कर मतलब मीठे स्वर में, रसीले स्वर में रसीला गान गाती है, मीठा गान गाती है। उसके गाने में माधुर्य है, मिठास है। तो वह चिड़िया जो कंठ खोलकर ऊंचे स्वर में घने पुराने जंगल की खातिर मीठा गाना गाती है, वह छोटी मुँह बोली, वह छोटी सी प्यारी चिड़िया जिसके पंख नीले हैं वो मैं हूँ और मुझे विजन जंगल से बहुत प्रेम है। तो इस प्रकार यहाँ चिड़िया गाती है, वह मुँह बोली है और उसे जंगल से प्रेम है। विशेष की बात करेंगे तो विशेष वही है, भाषा सरल है, सहज है और बोधगम्य है। पूरी कविता ही सरल, सहज व बोधगम्य है। बोधगम्य का तात्पर्य होता है आसानी से समझ में आ जाने वाली। चिड़िया के जंगल के प्रति अनन्य प्रेम को व्यक्त किया गया है। चिड़िया इन पंक्तियों में जंगल से प्रेम करती है और वह प्रेम कैसा है, अनन्य है, जिसका कोई और दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। वह यूनिक है, यूनिक लव। आइए देखते हैं इन पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्न। एक प्रश्न है, चिड़िया क्यों गाती है, उसका गाना किस प्रकार का है। चिड़िया क्यों गाती है और गाती है तो गाना किस प्रकार का है। देखिए उत्तर। चिड़िया बूढ़े वन बाबा अर्थात जंगल की खातिर गाती है। बूढ़े
वन बाबा अर्थात जंगल की खातिर गाती है। उसका गाना बहुत सुरीला और आनंददायक होता है क्योंकि उसके गाने में बहुत रस है। चिड़िया घने जंगल की खातिर गाती है। कैसा गाना गाती है? मीठा, रस से भरा, बहुत सुरीला और मन को अच्छा लगने वाला गाना गाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, चिड़िया कैसी है, उसे किससे प्यार है? तो इन पंक्तियों में चिड़िया कैसी है उसकी विशेषता बतानी है। इन पंक्तियों में चिड़िया छोटी है, इनफैक्ट पूरी कविता में ही छोटी है। नीले पंखों वाली है, पूरी कविता में ही वही नीले पंखों वाली है। लेकिन इन पंक्तियों में वह है मुंह बोली, बहुत प्यारी है। वह जंगल की बहुत मुंह बोली या प्यारी चिड़िया है। और उसे किससे प्यार है? उसे जंगल से प्यार है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। मुंह बोली है, जंगल की प्यारी है और उसे जंगल से प्यार है। अगला प्रश्न है, मुझे विजन से बहुत प्यार है पंक्ति का क्या तात्पर्य है? मुझे विजन से बहुत प्यार है पंक्ति का क्या तात्पर्य है? आइए देखते हैं इसका उत्तर। मुझे विजन से बहुत प्यार है अर्थात चिड़िया इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहती है कि वह निर्जन स्थानों अर्थात जंगल से बहुत प्रेम करती है और ऐसे ही स्थान उसके प्रिय स्थान है जहाँ कोई व्यवधान नहीं रहता है। जो स्थान निर्जन होते हैं और वही उसके प्रिय स्थान होते हैं। तो चिड़िया कहती है कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। उसको जंगल से इसीलिए प्यार है क्योंकि जंगल बूढ़ा है। बूढ़ा मतलब घना है, घनघोर है, पुराना है, बड़ा है। तो ऐसी जगह पर चिड़िया को कोई व्यवधान नहीं आता है। वहाँ लोग व्यवधान उत्पन्न नहीं करते हैं, कोई आता जाता नहीं है, निर्जन है स्थान और ऐसे स्थान चिड़िया को पसंद आते हैं और वह वहाँ मीठे स्वर में गाना गाती है। और यह गाना जंगल के लिए वह गाती है और चिड़िया को जंगल से प्रेम है। तो ये थे कुछ प्रश्न पंक्तियों पर आधारित। अब अगली पंक्तियां हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में चिड़िया गर्वीली है और उसे नदी से बहुत प्यार है। ये तीसरी विशेषता निकल के सामने आ रही है चिड़िया की, गर्वीली। वह गर्व से भरी हुई है, प्राउडफुल है। उसे अभिमानी चिड़िया कह सकते हैं, स्वाभिमानी चिड़िया कह सकते हैं और उसे नदी से बहुत प्रेम है। प्रसंग वही एज इट इज रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 की कविता वह चिड़िया जो से ली गई हैं। इसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल हैं। अब देखते हैं कि इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि चिड़िया बहुत गर्वीली है। वह नदी से जल ग्रहण करने से पूर्व नदी के हृदय को टटोलती है। नदी के हृदय को टटोलती है। इसका तात्पर्य हुआ कि जब चिड़िया जल पीने के लिए उफनती हुई नदी में लहरें उठती हैं और उन लहरों में जब अपनी चोंच डालकर जल का मोती ग्रहण करती है तो उस समय ऐसा लगता है कि चिड़िया अपने चोंच से नदी के हृदय को टटोल रही है, नदी के मन की बात को जानना चाह रही है, या कह सकते हैं कि चिड़िया नदी से अनुमति मांग रही है जल पीने के लिए। नदी से पूछ रही है कि क्या मैं पानी पी सकती हूँ। और इसीलिए कवि ने उसे गर्वीली भी कहा है क्योंकि यहाँ चिड़िया का स्वाभिमान झलक रहा है। देखते हैं इन पंक्तियों की क्या व्याख्या होगी। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि चिड़िया नदी का जल यूं ही ग्रहण नहीं करती, अर्थात ऐसे ही जल ग्रहण नहीं कर लेती है, बल्कि उफनती नदी में चोट मारकर अर्थात उसका हृदय टटोलती है।
या कह सकते हैं कि नदी की इच्छा जानकर ही अपनी चोंच से जल रूपी मोती ग्रहण करती है। वह नीले पंखों वाली चिड़िया बहुत गर्वीली है, उसे नदी से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, ऐसी चिड़िया जो अपनी चोंच से चढ़ी नदी, उफनती नदी, लहलहाती नदी जिसमें लहरें उठती हैं, उसका दिल टटोलकर अर्थात उसके हृदय की बात को जानकर या उससे अनुमति लेकर जल का मोती ले जाती है। अपनी चोंच में जल की बूंद ग्रहण करती है और वह जल की बूंद जल के मोती के समान लगती है। और जब वो चिड़िया ऐसा करती है तो गर्व से भरी हुई होती है, वो उसे अपने ऊपर प्राउड फील होता है। तो वह छोटी चिड़िया है, गर्व से भरी हुई गर्वीली चिड़िया है। कैसी चिड़िया है? नीले पंखों वाली है और उसे नदी से बहुत प्यार है। इस पद में उसे नदी से प्यार है और वह गर्वीली चिड़िया है। विशेष में पुनः वही बातें आ जाएंगी। भाषा सरल, सहज और बोधगम्य है। चिड़िया के गर्वीले स्वभाव व नदी के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। इन पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। वह चिड़िया कैसी है? वह नदी से जल कब लेती है? वह सामान्य चिड़िया नहीं है, एक विशेष चिड़िया है, क्योंकि वह जल से पानी पीती है तो जल की अनुमति लेकर पीती है। तो इसके उत्तर में इस तरीके से कह सकते हैं, वह सामान्य चिड़िया नहीं है, वह स्वभाव से भिन्न है। वह नीले पंखों वाली गर्वीली चिड़िया है जो नदी से जल लेने के पहले नदी की अनुमति लेती है। वह नदी से जल की मोती के समान बूंद लेने से पहले नदी का मन टटोलती है और फिर जल रूपी मोती ग्रहण करती है। नदी का मन टटोलना, नदी का मन टटोलना मतलब नदी के मन की बात जानना या उसके मन को पढ़ना। और जब चिड़िया नदी का मन टटोलती है तो ऐसा लगता है कि वह नदी से पूछ रही है या नदी से अनुमति मांग रही है जल का मोती ग्रहण करने के लिए, अर्थात पानी पीने के लिए। फिर एक प्रश्न है, चिड़िया को किससे प्यार है? अब इन पंक्तियों में चिड़िया को नदी से प्यार है, इसीलिए वह उसका दिल टटोलती है और फिर मोती के समान जल को ग्रहण करती है। तो सीधा सीधा उत्तर बनेगा, चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है, इसीलिए वह उसके मन को जानकर जल ग्रहण करती है या उसका दिल टटोलती है और फिर मोती के समान जल को ग्रहण करती है। अब हम ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे अभ्यास में शामिल हैं कविता से। ये वो प्रश्न है जो पाठ्यपुस्तक के पीछे दिए गए हैं और इन प्रश्नों को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर याद करना है। प्रश्न 1, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ और उसमें रंग भी भरो। तो इसके उत्तर में क्या होगा? इसका उत्तर होगा, एक चित्र, सुंदर सा चित्र बनाना है आपको चिड़िया का और उसमें अपने मनपसंद रंग भरने हैं। और मनपसंद रंग इस तरह से भरिए कि जब चित्र आपका चित्र पूरा हो तब वह
चित्र में जो चिड़िया बने वो वैसी ही चिड़िया लगे जैसी चिड़िया हम पाठ में पढ़ रहे हैं। नीले पंखों वाली हो, छोटी हो, प्यारी सी दिखे और गर्वीली भी दिखे थोड़ी। चित्र में जितना संभव हो सके उतना उसकी हूबहू छवि बनाने का प्रयास कीजिए और उसमें रंग भी भरिए। रंग बहुत भड़कीले नहीं हो, हल्के रंग हो और नीले रंगों का उसमें समावेश हो, क्योंकि वो नीले पंखों वाली चिड़िया है। अगला प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। इस कविता का शीर्षक है वह चिड़िया जो। अब यदि आपको कोई और शीर्षक इस कविता का देना है तो वह आपको सोचकर लिखना है। जैसे कुछ शीर्षक हो सकते हैं, नीले पंखों वाली चिड़िया, या गर्वीली चिड़िया, या मुंहबोली चिड़िया, या संतोषी चिड़िया, या कह सकते हैं प्यारी चिड़िया। तो इस तरीके से जो भी आपके मन में शब्द आ रहा है इस कविता को पढ़ने के बाद, वो आप शीर्षक के रूप में उस शब्द को लिख सकते हैं। बस शीर्षक लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि शीर्षक कविता पर ही आधारित होना चाहिए और शीर्षक पढ़ने के बाद कविता की उन बातों का जो कविता में समावेश हैं उनका पता चलना चाहिए। अर्थात शीर्षक छोटा होना चाहिए और सार गर्भित होना चाहिए, अर्थात मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसका संबंध कविता से हो। इन शीर्षकों के अलावा कुछ आप अपने मन से भी शीर्षक दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो कविता में 3 पद हैं और तीनों पदों में चिड़िया को अलग अलग चीजों से प्यार है। उसके आधार पर आप बता सकते हो कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो इसका उत्तर कुछ इस तरह से होगा, चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से बहुत प्यार है। वह उन्हें रुचिपूर्वक रस ले लेकर खाती है। वह जंगल से भी बहुत प्रेम करती है, तभी तो अपने रसीले गीत जंगल बाबा को सुनाती है। वह नदी से बहुत प्रेम करती है। वह नदी का हृदय टटोलकर ही जल ग्रहण करती है। इस प्रकार चिड़िया अन्न, जंगल और नदी से प्रेम करती है। किन किन चीज़ों से प्यार है? अन्न, जंगल और नदी। और इनसे प्यार क्यों है, इसके कारण को भी आपको उत्तर में लिखना है। तो यहाँ से आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गा लेती है। इस पंक्ति का आशय कुछ इस तरह से होगा, छोटी सी चिड़िया बहुत ही मधुर स्वर में गाती है। उसके गायन में माधुर्य है, मीठापन है। इससे सारा वातावरण रसमय हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो वह सारे माहौल में रस उड़ेल रही हो। रस उड़ेल कर गा लेती है। तो इस तरीके से पंक्ति का आशय लिखा जा सकता है। एक पंक्ति और है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। देखते हैं इस पंक्ति का आशय।
इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जल लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, बल्कि वह उफनती हुई नदी के दिल को पहले टटोलती है और फिर मोती के समान जलकण ले जाती है। इसके लिए वह नदी की इच्छा का ध्यान रखती है और नदी की इच्छा के बिना उससे जल की बूंद नहीं लेती है, इसीलिए वह गर्वीली है। तो इन पंक्तियों का आशय इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद है अनुमान और कल्पना। इसमें पहला प्रश्न है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? अब देखिए, इस प्रश्न में आपको अपनी इमेजिनेशन, कल्पना का इस्तेमाल करना है। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। अब प्रश्न है कि वह कौन सी चिड़िया रही होगी, इसका वर्णन इस कविता में है। तो देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञान सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। अब देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, पक्षी वैज्ञानिक, जिनका नाम है सालिम अली। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है भारतीय पक्षी। इस पुस्तक में इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। नीले पंखों वाली है, तो सबसे पहले हमारे मन में जो नाम आता है वो नाम आता है नीलकंठ, क्योंकि नीलकंठ नीले रंग का होता है। इसके अलावा और जो पक्षी होते हैं वो है छोटा किलकिला, कबूतर भी नीले रंग का होता है, और बड़ा पतरिंगा। ये पक्षी नीले रंग के होते हैं। तो इनमें से कोई भी पक्षी हमारी कल्पना में आ सकता है जो हमने देखा हुआ है। अब अगला प्रश्न है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। आपने बहुत से पक्षी देखे होंगे। कई पक्षी केवल एक ही रंग के होते हैं और कई पक्षी ऐसे होते हैं जो रंग बिरंगे होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। पंखों का रंग अलग होता है, गर्दन का रंग अलग होता है, चोंच अलग आभा लिए हुए होती है। तो इस प्रकार से उनका सौंदर्य विभिन्न रंगों से निर्मित होता है। जैसे एक उदाहरण है तोता। तोते की चोंच लाल होती है और शरीर हरा। अधिकांश तोते ऐसे ही होते हैं, हरा शरीर होता है और चोंच लाल होती है। अब देखिए, अगले जो पक्षियों की बात की जा रही है, मैना, कौवा, बतख, कबूतर, इनके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले है मैना। मैना हल्के काले रंग की होती है। कौवा काले रंग का होता है। बतख की चोंच और पांव हल्के पीले रंग के होते हैं और पूरा शरीर सफ़ेद पंखों से ढका होता है। फिर कबूतर है। कबूतर मुख्य रूप से सलेटी रंग का होता है, जिसकी गर्दन पर हल्का हल्का काला रंग होता है और जिसके बीचों बीच सतरंगी झलक मिलती है। पैर गुलाबी रंग के होते हैं, आंखें लाल होती हैं और इसके अलावा सफ़ेद व आसमानी रंग के कबूतर भी होते हैं। तो कबूतर कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से सलेटी रंग के होते हैं,
गर्दन पर हल्का हल्का काला रंग होता है और जिसके बीचों बीच सतरंगी सी झलक आती है। कबूतर की आंखें लाल होती हैं, पैर गुलाबी रंग के होते हैं और इसके अलावा सफ़ेद व आसमानी रंग के कबूतर भी होते हैं। अब देखिए एक और प्रश्न है, कविता का हर बंध पद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। आपने जब कविता पढ़ी तब कविता की शुरुआत होती है वह चिड़िया जो और समाप्त होती है कविता मुझे बहुत प्यार है। जैसे वह चिड़िया जो चोंच मारकर डैश 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 मुझे अन्न से बहुत प्यार है। फिर पंक्ति शुरू होती है वह चिड़िया जो डैश 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 मुझे विजन से बहुत प्यार है। फिर कविता की पंक्तियां शुरू होती हैं वह चिड़िया जो डैश 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 मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इस प्रकार तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कविता में कुछ नए बंध या पंक्तियां जोड़ो। अब आपको अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करना है, क्रिएटिविटी दिखाना है, अर्थात अपनी कल्पना शक्ति से रचनात्मकता को प्रदर्शित करना है, या कह सकते हैं कि आपको भी एक कविता बनाना है जो वह चिड़िया जो से शुरू हो और आखिरी पंक्ति हो मुझे बहुत प्यार है। यहाँ कुछ एक पंक्ति दी गई है, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ के आपको उसी तरीके से यह पंक्तियाँ मिलेंगी जो आपने कविता में पढ़ी हैं। वह चिड़िया जो फांद फांद कर चूं चूं करती उड़ती जाती, वह छोटी सी सलोनी चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, मुझे उड़ने से बहुत प्यार है। इस प्रकार से आप भी एक कविता बना सकते हैं। यहाँ पर नीले पंखों वाली चिड़िया लग कर देते हैं तो पंक्ति में लय आ जाएगा। अब पढ़ते हैं वह चिड़िया जो फांद फांद कर चूं चूं करती उड़ती जाती, वह छोटी सी सलोनी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे उड़ने से बहुत प्यार है। इस प्रकार से एक कविता का पद बन गया। इसके आगे पढ़ते हैं दाना दूना चुगने वाली, सबका मन मोह लेने वाली, सबके मन को भाने वाली, सबका मन हर्षाने वाली, वह छोटी सी नन्ही चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, मुझे तुम्ही से बहुत प्यार है। इस प्रकार एक कविता का पद बनाया जा सकता है जिसमें पंक्तियाँ शुरू होती हैं वह चिड़िया जो से और समाप्त हो रही हैं मुझे बहुत प्यार है। तो आप भी अपने मन से अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए इस प्रकार की पंक्तियाँ बना सकते हैं या इन्हीं पंक्तियों को आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तुम ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज हो सकती है, फूल के बदले कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। अर्थात आपको ये बताना है कि एक फूल है, उसकी जो विशेषताएं हैं वो वही विशेषताएं हैं जो मुझ में हैं, और आपको फिर समानता बताते हुए कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखनी हैं। इन पंक्तियों को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। डाली पर खिली एक सुंदर सी कली, हवा के झोंकों का स्पर्श पाती, अपने आप पर इठलाती, भंवरे का मधुर गान है, कली की मंद मंद मुस्कान है, वह मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। तो यहाँ पर एक फूल या कली को
को स्वयं माना गया है और स्वयं के आधार पर ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। आप भी इस तरीके से एक पंक्ति लिख सकते हो जिसमें आप खुद ही फूल हो और फिर उसकी विशेषताएं लिखना है। अपने मन से भी आप पंक्तियाँ लिख सकते हो या इन्हीं पंक्तियों को भी लिख सकते हो या इसमें थोड़ा फेरबदल करके भी आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं भाषा की बात। ये इस पाठ पर आधारित व्याकरण का भाग है। इसमें कुछ ऐसी बातें शामिल हैं जो व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज। फिर इसमें अगली पंक्तियां हैं, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। कौन से शब्द रेखांकित हैं? नीले, पंखों वाली और सबसे ऊपर वाली। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण हैं और चिड़िया, दराज विशेष हैं। चिड़िया और दराज विशेष हैं और ये जो रेखांकित शब्द हैं ये हैं विशेषण। यहाँ वाला, वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। जैसे एक वाक्य दिया गया है, खाली स्थान है पहले, डैश डैश डैश, मोरों वाला बाग। अब आपको इसमें एक ऐसा शब्द बताना है जो मोरों वाला बाग की विशेषता बनकर सामने आए। देखिए, इसके लिए प्रयुक्त किया गया है सुंदर। सुंदर मोरों वाला बाग। फूलों वाली क्यारी, रंग बिरंगे फूलों वाली क्यारी। पेड़ों वाला घर, छायादार पेड़ों वाला घर। हंसने वाला बच्चा, बहुत हंसने वाला बच्चा। मूंछों वाला आदमी, बड़ी मूंछों वाला आदमी। स्कूल वाला रास्ता, टेढ़ा स्कूल वाला रास्ता या टेढ़ा मेढ़ा स्कूल वाला रास्ता। तो इस प्रकार आपको ये शब्द लिखने हैं और ये वो शब्द हैं जो विशेषण के रूप में कार्य करेंगे और इनकी विशेषताएं बताएंगे। तो आप ये शब्द लिख सकते हैं और अपनी समझ के आधार पर दूसरे शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है मोरों वाला बाग, इसके लिए यहाँ पर सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। आप सुंदर के अलावा यहाँ रंग बिरंगे भी कर सकते हैं। रंग बिरंगे मोरों वाला बाग। यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है फूलों वाली क्यारी। यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों वाली क्यारी है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्यारे फूलों वाली क्यारी या मनमोहक फूलों वाली क्यारी। तो आपके ऊपर है कौन सा शब्द आपको इस्तेमाल करना है। बस ध्यान रखना चाहिए कि वो एक विशेषण के रूप में सामने आए। विशेषण का तात्पर्य है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, वह चिड़िया डैश 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 जुंडी के दाने रुचि से डैश 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 खा लेती है। वह चिड़िया डैश 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 रस उड़ेल कर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाले वाक्य में रुचि से, खाने के ढंग की, यहाँ रुचि से आया है जो बता रहा है खाने की ढंग की। और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर जो कि गाने के ढंग की, मतलब पहले में खाने का तरीका है और यहाँ पर खाने का तरीका है और यहाँ पर है गाने का तरीका। पहले में खाने के
तरीके की विशेषता और फिर गाने के तरीके की विशेषता है। अतः यह दोनों क्रिया विशेषण हैं। क्रिया विशेषण का तात्पर्य हो गया ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण बताओ। अब यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं इसमें आपको बताना है क्रिया विशेषण क्या है। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। तो सबसे पहले आपको जानना है यहाँ पर क्रिया क्या है। क्रिया है ठूंसने लगी, मतलब खाने लगी। अब ठूंसने लगी की विशेषता है जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी जो शब्द है वह हुआ क्रिया विशेषण। अगला वाक्य है गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। झाड़ियों में चली गई, चली गई की विशेषता है वो कैसे चली गई, लुढ़कते हुए चली गई। तो लुढ़कती हुई क्रिया विशेषण है, लुढ़कती हुई। अगला वाक्य है भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। यहाँ पर क्रिया है होने लगा और उसकी विशेषता जो बता रहा है शब्द वो है धीरे धीरे। अगला वाक्य है कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। तो यहाँ पर क्रिया है गिरी। कैसे गिरी, किस तरीके से गिरी, वो गिरी धप से। तो धप से हो जाएगा क्रिया विशेषण। ये जो धप से शब्द है वो है क्रिया विशेषण। अगला वाक्य है टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, क्रिया है झपटा। वो कैसे झपटा, वो झपटा फुर्ती से। तो फुर्ती से हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगला वाक्य है तेजिंदर सहमकर कोने में बैठ गया। यहाँ पर क्रिया है बैठ गया और विशेषण हो जाएगा या क्रिया विशेषण हो जाएगा वो कैसे बैठ गया, सहमकर। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा सहमकर। एक और वाक्य है आज अचानक ठंड बढ़ गई। बढ़ गई क्रिया है वो किस तरीके से बढ़ गई, अचानक या अचानक से बढ़ गई। अतः क्रिया विशेषण होगा अचानक। अब इस कविता पर आधारित कुछ अन्य प्रश्नोत्तर भी देखे जा सकते हैं और इनके उत्तर भी अब देना आसान है क्योंकि कविता को समझने के बाद कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है अपने शब्दों में कविता में वर्णित चिड़िया की विशेषताएं लिखिए। अब बड़ी ही आसानी से चिड़िया की विशेषताएं लिखी जा सकती हैं क्योंकि कविता में चिड़िया की कुछ विशेषताएं हैं। वह छोटी है, वह नीले पंखों वाली है, वह गर्वीली है, वह मुंह बोली है, वह संतोषी है। इन बातों को आप अपने शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया क्या क्या करती है। कविता में तीनों पदों में अलग अलग बातें बताई गई हैं कि चिड़िया क्या करती है। इस आधार पर आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। रुचि से रस्से खा लेती है, क्या खा लेती है, दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस्से खा लेती है। एक काम तो ये करती है, एक काम ये करती है कि बूढ़े वन बाबा की खातिर
रस उड़ेल कर गा लेती है। एक काम और करती है, और एक काम क्या करती है? वो काम है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो इन कामों को आपको अपने शब्दों में लिख देना है। फिर अगला प्रश्न है, नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को विजन क्यों पसंद है? अपनी कल्पना का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोच के उत्तर देना है कि चिड़िया को जंगल क्यों पसंद आता है। कुछ बातें इस कविता से आपको मिल जाएंगी और कुछ बातें आपने महसूस भी की होंगी कि आखिर क्यों पक्षियों को जंगल पसंद रहता है। जंगल में हरे हरे सुंदर सुंदर पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, कई प्रकार के फूल होते हैं। जंगल सुनसान होता है, एकांत होता है। वहाँ चिड़िया को सुरक्षा मिलती है, छाया मिलती है, फूल कलियाँ पत्तियाँ मिलती हैं, कई प्रकार के और छोटे जीव जंतु मिलते हैं जिनसे जंगल का वातावरण रम्य और सुंदर होता है। और वहाँ मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है, मानव की पहुँच से दूर होता है। तो वहाँ पर लोग या प्राणी, दूसरे प्राणी या मनुष्य प्राणी पशु पक्षियों को वहाँ पर व्यवधान नहीं डाल पाते हैं, वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसीलिए चिड़िया को जंगल पसंद आता है, विजन उसको पसंद है। चिड़िया को या किसी भी दूसरे जीव जंतु की बात की जाए तो उनको इसीलिए जंगल पसंद आता है। इस प्रकार से आप अपनी कल्पना करके लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, नीले पंखों वाली चिड़िया की कौन सी विशेषता से आप अधिक प्रभावित हुए हैं और क्यों? ऐसी कौन सी विशेषता है जो आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों लगी? ये आपको अपनी समझ या सोच के आधार पर बताना है। तीनों विशेषताओं में से कोई भी एक विशेषता आप बता सकते हैं और उसका कारण बता दीजिए। जैसे मुझे चिड़िया की यह विशेषता अच्छी लगी कि वह दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। और ये विशेषता मुझे क्यों अच्छी लगी? क्योंकि वह चिड़िया संतोषी चिड़िया है। अर्थात कह सकते हैं कि मुझे चिड़िया की यह विशेषता अच्छी लगी कि वह संतोषी है। और वह संतोषी इसीलिए है क्योंकि वह दूध भरे जुंडी के दाने या कच्चे जौ, गेहूँ, बाजरे के दाने खा लेती है और उसमें संतुष्ट हो जाती है। उसकी और कोई इच्छा, लालसा या कामना नहीं है और वह दूसरी चीज़ों की लालच नहीं करती है। इस तरीके से आप भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। फिर एक अगला प्रश्न है, चिड़िया का स्वर कैसा है? रस उड़ेल कर गा लेती है। कैसा है चिड़िया का स्वर? मीठा है, मधुर है, मिठास लिए हुए है। उसके स्वर में माधुर्य है। उसका स्वर मनमोहक है, कर्णप्रिय है, मन को अच्छा लगने वाला है, हृदय को गदगद करने वाला है या मन को प्रसन्नचित्त करने वाला है। उसका स्वर आकर्षक है, बहुत सुरीला है, रसीला है। इस तरह से आप कई शब्दों में उसके स्वर को वर्णित कर सकते हैं। एक प्रश्न और है, कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंहबोली और गर्वीली क्यों कहा है? छोटी कहा है, संतोषी कहा है, मुंहबोली कहा है और गर्वीली कहा है। तो क्यों कहा है? अब इस प्रश्न के उत्तर में लगभग कविता का पूरा भावार्थ आ जाएगा, क्योंकि एक पद में वो संतोषी है। संतोषी इसीलिए है क्योंकि वो ज़्यादा लालच नहीं करती है, रुचि से रस से खा लेती है, दूध भरे जुंडी के दाने, इसलिए संतोषी है। मुंहबोली है, मुंहबोली इसीलिए है क्योंकि
वह बूढ़े बाबा की खातिर रसोड़ेल कर गा लेती है। और गर्वीली इसीलिए है कि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो इसमें एक प्रकार से कविता का भावार्थ आ जाएगा और आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो ये था हमारा पाठ वह चिड़िया जो, एक बहुत ही अच्छा पाठ है। और ये पाठ अब हमें लगता है कि इसका भावार्थ और सारे प्रश्न आप आसानी से अपने शब्दों में ही कर सकते हैं, क्योंकि इसका भावार्थ समझने के बाद इससे या इस पर आधारित कोई भी प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। और भाषा की बात में भी इसमें जो विशेषण और क्रिया विशेषण शब्द शामिल किए गए हैं, इनको भी आप ध्यान में रखकर विशेषण और क्रिया विशेषण को आसानी से बता सकते हैं। तो ये था एक अच्छा पाठ वह चिड़िया जो। अब यहीं समाप्त करते हैं पाठ को, और इसके बाद फिर कोई एक नया पाठ तैयार करेंगे। तब तक आप भी पढ़ाई कीजिए और एक नए पाठ के लिए तैयार रहिए। आपका दिन मंगलमय हो और आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ जय हिंद।